आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सीपीएम सांसद को खालिस्तानी पन्नू के संगठन से मिली धमकी, सिख फॉर जस्टिस की तरफ से आया कॉल। जम्मू में फिर आतंकी हमला, राजौरी के आर्मी कैंप पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां, मुठभेड़ जारी। महाराष्ट्र में बारिश का मूसलाधार प्रहार, मुंबई में उतारी गई एनडीआरएफ की टीम। शरद पवार भ्रष्टाचार के सरगना, उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के चीफ। पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में बरसे अमित शाह। राजनाथ सिंह ले रहे थे बैठक, तभी जयराम रमेश ने कर दिया कुछ ऐसा, किरेन रिजिजू बोले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। यमन में हूती विद्रोहियों पर इजरायली हमला, मध्य पूर्व के इलाके के अन्य गुट क्या कह रहे हैं। तालिबान का खौफ, फ्रैंकफर्ट में दूतावास पर हमले में अफगानों का नाम लेने का साहस नहीं जुटा पाया पाकिस्तान। कमजोर शुरुआत के बाद हल्की रिकवरी, लेकिन बजट के पहले बाजार में तेज उतार चढ़ाव। आंखों को हुए नुकसान के बाद जैस्मिन भसीन ने सुनाई आप बीती, बोली ठीक से नहीं देख सकती। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिनेश कार्तिक ने भारतीय क्रिकेट में गौतम गंभीर का युग शुरू होने पर कह दी बड़ी बात। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सांसद वी शिवादासन ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। चिट्ठी में शिवादासन ने कहा है कि उन्हें सिख फॉर जस्टिस की तरफ से धमकी भरा कॉल आया है। केरल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राज्यसभा सांसद को खालिस्तानी आतंकी पन्नू के संगठन की तरफ से धमकी मिली है। सीपीआईएम सांसद वी शिवादासन ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की। चिट्ठी में शिवादासन ने कहा है कि उन्हें सिख फॉर जस्टिस की तरफ से धमकी भरा कॉल आया है। बता दें कि पन्नू के खिलाफ 16 केस अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। उस पर पंजाब के सरहिंद में यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। अमृतसर और दिल्ली में यूपीए के तहत 4, गुरुग्राम में 1 केस दर्ज है। एनआईए द्वारा यूपीए के तहत 1 केस दर्ज है। नए डोजियर के मुताबिक वो इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को 2.5 मिलियन यूएसए डॉलर देने की घोषणा कर चुका है। उसने ऐसे पुलिसकर्मी को 1 मिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की थी जो 15 अगस्त 2021 को लाल किले पर तिरंगा लहराने से रोके। इसके अलावा कई बार ऑडियो वॉइस मैसेज भेजकर भारत की एकता और अखंडता को वो चुनौती दे चुका है। अपने गुर्गों के जरिए खालिस्तानी पोस्टर और झंडे लगवाने की कोशिश कर चुका है। राजौरी के ख्वास इलाके में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया है। आतंकियों ने सेना के कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गोलियों की तरतराहट सुनकर गांव वालों भी घरों से बाहर निकल आए हैं। आतंकी हमले में सेना के एक जवान के घायल होने की खबर है। इस हमले में पुरुषोत्तम नाम के एक जवान घायल हो गए हैं। सेना और पुलिस ने इलाके के चारों तरफ से घेर लिया है। राजौरी के एसएसपी और पुलिस के एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रक्षा विभाग जम्मू के जनसंपर्क अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि राजौरी के एक सुदूर गांव में हमले को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सोमवार तड़के राजौरी के गुंधा इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर में बताया गया है कि गोलीबारी सुबह करीब 4 बजे हुई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। 19 जुलाई को जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अगले कुछ घंटों के अंदर मौसम में बदलाव होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटों में मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे और सतारा के घाटों में अलग अलग जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने कहा, हमने मानसून के मौसम की वजह से वसई, ठाणे, घाटकोपर, पवई, महाड, खेर और चिपलून, कुड़ाल, कोल्हापुर, सांगली, सतारा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं। इसके अलावा मुंबई में 3 टीमें और नागपुर में 1 टीम नियमित तैनाती के तौर पर तैनात की गई है।
पुणे में बीजेपी के एक दिवसीय अधिवेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर भड़ास निकाली। लोकसभा चुनाव में हार के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के झूठे प्रचार को वजह बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करेगी और फिर से महायुति से सरकार बनेगी। शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना करार दिया और उन पर भ्रष्टाचार की संस्थाएं खड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख कहा। उन्होंने कहा, उद्धव 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगने वालों संग बैठे हैं। वे कसाब को बिरयानी खिलाने वालों के साथ और पीएफआई के रिपोर्टर की गोद में बैठे हैं। उद्धव को शर्म आनी चाहिए। बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत लगभग सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे लेकर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण तक बता दिया। अमित मालवीय ने कहा, कांग्रेस को अनुभवी लोगों को भेजना चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू नेता ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा। वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा। हैरानी की बात यह है कि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे। उन्होंने एक अलग पोस्ट में यह भी बताया कि कांग्रेस आगामी संसद सत्र के दौरान किन बातों पर चर्चा करना चाहती है, मगर उससे पहले अलग अलग नेताओं की ओर से बयान की बौछार होने लगी है। एक तरफ जदयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, वहीं राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का कहना है कि अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए। हमले के जवाब में इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर शनिवार को बड़ा हवाई हमला किया है। हुदैदा बंदरगाह ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है और 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हूती विद्रोहियों के मुताबिक इजराइल ने बंदरगाह पर तेल डिपो और ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया है। हमले के कई घंटों बाद भी बंदरगाह से आग की लपटें उड़ती रहीं, जिन्हें दूर से भी देखा जा सकता था। अफगानिस्तान का झंडा लेकर आए लोगों ने पाकिस्तान के फ्रैंकफर्ट वाणिज्य दूतावास पर हमला किया और पाक का राष्ट्रीय ध्वज भी उतार दिया। इस पर गुस्से का इजहार करते हुए पाकिस्तान ने जर्मन अधिकारियों से घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। पाकिस्तान ने जर्मनी में अपने दूतावास पर हुए हमले की कड़ी आलोचना की है। पाक विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फ्रैंकफर्ट में हमारे वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथियों के एक गिरोह ने जिस तरह से हमला किया वह चिंताजनक है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाए और दोषियों पर सख्त एक्शन हो। साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि जर्मनी उनके दूतावास की सुरक्षा करने में विफल हुआ है। पाक सरकार ने जर्मन अधिकारियों से घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अफगानिस्तान या तालिबान का नाम नहीं लिया है, जबकि दूतावास में घुसे लोग अफगानिस्तान का झंडा लिए हुए थे। आम बजट आने के एक दिन पहले सोमवार को बाजार में गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा है। निफ्टी 24,400 के लेवल पर था, वहीं सेंसेक्स 80,300 के लेवल पर चल रहा था। बैंक निफ्टी भी कमजोरी दिखा रहा था। घरेलू शेयर बाजारों के लिए आज सोमवार को बजट के पहले का कारोबारी सत्र है और बाजार में गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा है। निफ्टी 24,400 के लेवल पर था, वहीं सेंसेक्स 80,300 के लेवल पर चल रहा था। ओपनिंग में सेंसेक्स 196 अंक गिरकर 80,408 पर खुला था। निफ्टी 85 अंक के नुकसान के साथ 24,445 पर खुला और निफ्टी बैंक 120 अंक गिरकर 52,145 पर खुला। बैंक निफ्टी भी कमजोरी दिखा रहा था। कल देश का आम बजट पेश होने वाला है, तो ये पूरा हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए काफी अहम रहने वाला है।
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की आंखों को कॉन्टैक्ट लेंस के कारण नुकसान पहुंचा है, जिससे उनकी देखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा है। एक्ट्रेस काफी तकलीफ में है। उन्होंने अपने फैंस को अपनी सेहत के बारे में ताज़ा अपडेट दिया, जो उन्हें लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि वे ठीक से देख नहीं पा रही हैं। जैस्मीन ने कहा, मैं 17 जुलाई को एक इवेंट के लिए दिल्ली में थी। मुझे नहीं पता कि वास्तव में मेरे लेंस में क्या खराबी हुई, लेकिन इसे पहनने के बाद मेरी आंखों में दर्द होने लगा और दर्द धीरे धीरे तेज हो गया। मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती थी, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते मैंने पहले इवेंट में भाग लेने और फिर डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। इवेंट के वक्त मैंने धूप का चश्मा पहना था और टीम ने चीज़ों को संभालने में मेरी मदद की, लेकिन कुछ देर बाद मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी। हम देर रात तक आई स्पेशलिस्ट के पास गए, जिन्होंने मुझे कॉर्नियल डैमेज के बारे में बताया और मेरी आंखों पर पट्टियां रख दी। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज की शुरुआत के साथ ही टीम इंडिया पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में अपने नए युग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गंभीर, जो अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, श्रीलंका के खिलाफ आगामी सफेद गेंद सीरीज के साथ अपने कोचिंग कार्यालय की शुरुआत करेंगे। T20 विश्व कप 2024 में भारत की जीत के साथ राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हर कोई गंभीर की देखरेख में भारत के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक है। राहुल द्रविड़ के कोच रहते भारतीय टीम ने T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा टीम वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंची, तो साथ ही उसने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बनाई थी।